नमस्कार दोस्तों, 2001 के अंदर गोल्डमैन सैक के चीफ इकोनॉमिस्ट एक सजेशन देते हैं पूरे वर्ल्ड को कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी, दो अलग अलग पैरामीटर है। पहला सबसे बड़ी और दूसरा सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी को एक संगठन बनाना चाहिए, जिसके बाद में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन देशों के नाम सजेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद 2006 के अंदर इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आपस में मिलते हैं। 2009 के अंदर पहली ऑफिशियल समिट होती है ब्रिक की। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक में जुड़ता है, जिसके बाद ये जो ब्रिक है ये ब्रिक्स देश बन जाते हैं। ब्रिक्स देश काफी कुछ अचीव करते हैं अपने पूरे कार्यकाल के समय, और जो जिमो नील ने कहा था वो अब इफेक्ट देने लगता है कि ये सच में सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में देखने को मिलती है। जैसे 2001 के अंदर 19% ग्लोबल इकोनॉमी ये 5 देश थे। आज के समय पे 36% तक ग्लोबल इकोनॉमी को ये 5 देश होल्ड करते हैं, और 2040 तक 45% तक ग्लोबल इकोनॉमी को ये 5 देश होल्ड करने लगेंगे। इस कारण से ये बहुत ही डोमिनेंट इकोनॉमी के रूप में देखने को मिल रही थी। इसी कारण से कई सारे देश ब्रिक्स के अंदर जुड़ना चाह रहे थे। लगभग 35 से ज्यादा पेपर्स आए थे, रिक्वेस्ट आई थी देशों की कि हमको ब्रिक्स के अंदर जुड़ना है। उसके बाद 6 देशों को फाइनलाइज किया गया था: अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इजिप्ट, जिन्हें ब्रिक्स में जोड़ा गया था और ब्रिक्स बना था ब्रिक्स प्लस। रिसेंटली ये जो देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के लीडर ने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दी है, क्योंकि अर्जेंटीना के लीडर ही चेंज हो गए। हुआ ये कि जब ब्रिक्स ने इन 6 देशों को इंक्लूड किया, जस्ट उसके बाद में अर्जेंटीना में इलेक्शन हो गए, और जब अर्जेंटीना के अंदर इलेक्शन हुए तो अल्बर्टो फर्नांडिस चुनाव हार चुके थे, और जो नए अब लीडर आए थे वो थे जेवियर मेली। मतलब नए अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है वो है जेवियर मेली। पूरी जो रिजाइम है वो चेंज हो चुकी है, और जो जेवियर मेली है इनका कहना है कि हम कम्युनिस्ट देश जैसे रशिया, चाइना के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम वेस्टर्न देशों के क्लोज होना चाहते हैं, जिसके कारण से इन्होंने ब्रिक्स के अंदर आने के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब अब अर्जेंटीना ब्रिक्स के अंदर नहीं जुड़ेगा। उनकी टॉप मोस्ट लीडरशिप ने अभी ये कहा है। हो सकता है भविष्य में नेगोशिएशन हो, चीजें ठीक हो जाएं, पर अभी जो आसार दिख रहे हैं वो यही है कि अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ब्रिक्स को लिख दिया है कि हम आपके इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया, ब्रिक्स के क्या बेनिफिट है, उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथी 10 टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कौन सी स्ट्रेट है जिसे गेट ऑफ टीयर अरेबिक में कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बाब अल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बैस स्ट्रेट, या फिर स्ट्रेट ऑफ जोहर। सही जवाब आपको नीचे कमेंट के अंदर देना है। जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो ऑफलाइन के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी की क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी की क्लासेस ऑफलाइन हो चुकी हैं ऑनलाइन के साथ में। तो अगर आप यहां जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से आप जा सकते हो। नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी। अगर आप उसे फिल आउट करते हो तो उसको फिल कर देना। हमारी टीम आपको फिर बताएगी किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको मेंटरशिप देगी, आपके सारे डाउट कि सर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में कंफ्यूज हूँ, या फिर कौन सी कोचिंग लेना है, या फिर अनअकैडमी के अंदर मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा दूसरी कोचिंग के मुकाबले, ये सारी आपको मेंटरशिप हमारे काउंसलर्स देंगे। पहला। दूसरा कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने फिर जाओगे तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरा जो बेनिफिट है, आप किसी भी कोचिंग में चल जाओ, कोई आपको डेमो क्लासेस नहीं देता, पर अगर आपने वो काउंसलिंग फॉर्म भरा होगा तो अनअकैडमी आपको डेमो क्लासेस भी देगा। ठीक है, तो उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट जरूर से कर देना। ऑलरेडी दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो 6 देश है इनको जोड़ा क्यों गया था। क्योंकि अगर आप देखोगे अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इजिप्ट, दे आर नॉट द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जो जिमो नील ने कॉन्सेप्ट दिया था उस कॉन्सेप्ट पे तो इनको ऐड नहीं किया गया। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि इजिप्ट से बेहतर इकोनॉमी बांग्लादेश की है, इथोपिया से बेहतर है और बड़ी भी है। इवन यूएई, सऊदी अरेबिया से बेहतर इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, थाईलैंड बेटर है, नाइजीरिया है। तो फिर यही देश क्यों?
ईरान की इकोनॉमी तो और उल्टा नीचे जा रही है, क्योंकि ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में इन देशों को क्यों चुना गया? आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी इंडिया, चाइना जैसे बड़े ऑयल के कंज्यूमर ब्रिक्स के अंदर थे। अब बड़े ऑयल के प्रोड्यूसर में आपके दिमाग में कौन नाम आ जाता है? रशिया, जो ऑलरेडी था, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, जो जहां पर एक फिक्स रिजाइम है। इराक वगैरह के अंदर थोड़ा सा आतंकवाद ज्यादा देखने को मिलता है, एक गवर्नमेंट नहीं है, तो इस कारण से इराक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में लार्जेस्ट ऑयल के प्रोड्यूसर्स को यहां पर जोड़ा गया, ताकि क्या हो कि ऑयल का व्यापार जो है वो डी डॉलराइज हो, क्योंकि अब ब्रिक्स का जो स्टैंड है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे 2014 के अंदर इन्होंने CRA यानी कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को साइन कर दिया था। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को हटाकर अपना खुद का एक नया पेमेंट सिस्टम, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम भी ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कस्टम एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि आपस में अच्छा व्यापार हो। डॉलर को हटाने के लिए ब्रिक्स की करेंसी का यूज कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आने वाले समय में इनके अनुसार ऐसा है कि IMF को रिप्लेस कर सकती है, यानी कि वेस्टर्न हेजीमनी को ये लोग चैलेंज करना चाहते हैं। तेल एक बहुत बड़ा व्यापार है जो पूरे दुनिया के अंदर होता है, अगर उसे डीडॉलराइज कर दिया जाए तो फिर डी डॉलराइजेशन के अंदर ब्रिक्स को सक्सेस मिल जाएगी। इसी कारण से इन देशों को जोड़ा गया था। साथ में ये इकोनॉमी जो है वो डोमिनेंट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। G7 के आप देख सकते हो जो डोमिनेंस है वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो ब्रिक्स देश हैं उनकी डोमिनेंस यहां पर बढ़ती हुई क्लियरली आप लोगों को दिखाई देगी, जो कोर ब्रिक्स कंट्रीज है। ठीक है, जो दिखाता है कि ये जो कंट्रीज हैं ये एक अच्छी इकोनॉमिक पावर आने वाले समय में रख सकती हैं और डॉलर को हटाने में बड़ी सक्षम होंगी। बट यहां पर कुछ इश्यूज हैं, जैसे चाइना ही एक बड़ी इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसके कारण से ओवरऑल ब्रिक्स की इकोनॉमी ग्रो करते हुए दिख रही थी। पर अब चाइना की इकोनॉमी जब डाउन जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। दूसरा, कि यूएई और सऊदी अरेबिया क्या डी डॉलराइजेशन के लिए एग्री करेंगे? क्योंकि ये तो तेल के व्यापारी हैं, केवल इंडिया चाइना को नहीं है, दुनिया भर को तेल देते हैं, वेस्टर्न देशों को भी तेल देते हैं और हर जगह पे व्यापार डॉलर में हो रहा है। कोई दूसरी करेंसी नहीं है इनके पास। अगर डी डॉलराइजेशन कर भी दे तो किस करेंसी से? इंडिया कहता है रुपए में पेमेंट करूंगा रशिया को, रशिया कहता है कि नहीं रुपया नहीं, मेरे को युआन चाहिए, तो भारत कहता है कि युआन में मैं पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि चाइना से मेरी लड़ाई है। ये तीनों ही ब्रिक्स के देश हैं, तो फिर डी डॉलराइजेशन कैसे संभव होगा? अब आप कहोगे सर ब्रिक्स की करेंसी बना रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, पर उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी सेम होना चाहिए, तभी जाके ब्रिक्स करेंसी जो है वो सक्सेसफुल होगी। अब आप सोचो कि क्या इंडिया चाइना जैसी मॉनेटरी पॉलिसी रखेगा क्या? जो कम्युनिस्ट कंट्री है उनके साथ में आप कैपिटलिस्ट कंट्रीज को भी जोड़ रहे हो, तो क्या ये दोनों कंट्रियां आपस में सेम इकोनॉमिक पॉलिसी रख पाएंगी क्या? ऑब्वियसली नॉट। मॉनेटरी पॉलिसी सेम नहीं होंगी तो फिर ब्रिक्स करेंसी सक्सेसफुल कैसे होगी? तो ये सारे इश्यूज भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना, नीचे वो जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल आउट कर देना। अनअकैडमी का ये हमारा सेंटर है, इसे आप जरूर से देख सकते हो।